बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स चैप्टर नंबर 4 FSC Part 1 प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी एप्लीकेशन। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज होती हैं, उनमें नंबर 1 है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तमाम वो प्रॉपर्टीज़ जो हीट या टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। नंबर 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यानी कि दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड हैं, एक अल्कोहल है और एक वाटर है। हम इन दोनों को अगर मिक्सअप कर दें तो ये हल हो जाते हैं। तो इनकी सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या रीज़न है? वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ आइस। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रक्चर ऑफ आइस पे क्या इफेक्ट होता है। आमतौर पर तो आप ये बात सुनते हैं कि जब आइस जम जाती है, यानी बर्फ़ जम जाती है जब मुकम्मल तौर पर, तो उसका वॉल्यूम पानी से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नंबर 4 क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप और डिटर्जेंट्स क्लीनिंग एक्शन कैसे शो करते हैं, उसके पीछे एप्लीकेशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही है। नंबर 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स, के बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ एग्जिस्ट करती है और उसका क्या फ़ायदा है। नंबर 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पर भी मौजूद होगा उस कंपाउंड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को लाजमी चेंज करेगा। तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से उस कंपाउंड की कोई ना कोई स्पेशल एप्लीकेशन ज़रूर होती है। तो यहाँ पर हम ये बात डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज होती हैं और उसकी बुनियाद पर उसकी एप्लीकेशन क्या है या उसे कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। नंबर 1 है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टेम्परेचर या हीट पर डिपेंड करती हैं, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर हम उसे एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी एक कंपाउंड है जिसमें दो एटम्स ने बॉन्ड किया हुआ है, तो उस कंपाउंड का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है उसकी बुनियाद पर हम बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, जो एटम आपस में बॉन्डेड हैं उनके साइज़ की बुनियाद पर, या जो मॉलिक्यूल बन गया है उस मॉलिक्यूल की साइज़ की बुनियाद पर हम बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों की बुनियाद पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स और साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम्स या साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। आमतौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पर हम तब एक्सप्लेन करते हैं जब दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा हो। अब दोनों से मुराद क्या है, आगे एक क्वेश्चन आएगा, उस वक़्त आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। यानी कि अगर हम दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हों और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा हो तो उस वक़्त हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से एक्सप्लेन कर देना है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ ना हो रहा हो, डिक्रीज़ हो रहा हो, तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा हो, तो तब हमने फिर साइज़ के लिहाज से एक्सप्लेन करना है। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं जिस बुनियाद पर हम बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो उस बुनियाद पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से नहीं, फिर हम साइज़ के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे। यानी अक्सर हमने ये बात देखी होगी मुआशरे के अंदर भी कि हमेशा हम अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर हमें एक चीज़ में अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करते रहते हैं।
लेकिन जब हमें उस चीज़ में खसारा नज़र आए फिर हम उसको छोड़ के किसी और बात को जहाँ पर हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है हम उसे प्रेफर करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बिल्कुल इसी तरीके से हम दो टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो कंपाउंड्स में इंक्रीज़ हो रहा हो, यानी एक कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है दूसरे का ज़्यादा है, तो फिर हम ये बात बोलेंगे कि जो दूसरा कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा हो तो उस वक्त फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम फिर साइज़ के लिहाज से एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको इस चीज़ का ज़्यादा आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, पेपर में भी पूछा हुआ है कि जो हाइड्राइड हैं ग्रुप 4 के, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 5, 6 और 7A। अब आपको मैंने पीरियोडिक टेबल का एक टॉप राइट कॉर्नर यहाँ पर शो किया है जिसमें ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A और 7A शो किया हुआ है। टॉप टू बॉटम पूरा एक ग्रुप। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4A का मतलब है कि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, CH4, SiH4, GeH4 वगैरह वगैरह। और हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 5A का मतलब है कि ग्रुप 5 के एलिमेंट ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया है। ग्रुप 5 के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और NH3 इज़ दी हाइड्राइड। ये एक हाइड्राइड है। किस चीज़ का हाइड्राइड है? नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन किस ग्रुप में मौजूद है? 5A में। तो हम ये बोलेंगे कि ग्रुप 5A का जो हाइड्राइड है वो अमोनिया है। इसी तरह PH3 भी 5A का हाइड्राइड है। तो जब इसे कंपेयर करना है, यानी अमोनिया को कंपेयर करना है, तो उसके पीछे क्या है? CH4, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। PH3 को कंपेयर करना है तो PH3 के पीछे क्या है? SiH4, तो उसको हम SiH4 के साथ कंपेयर करेंगे। इस तरह आपसे सवाल ये पूछा हुआ है कि जो ग्रुप 5A है उसके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 4A के हाइड्राइड से ज़्यादा क्यों होता है, यानी कि जो 5 वाला है वो अमोनिया है और जो 4 वाला है वो क्या है? CH4 यानी मीथेन है। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज़्यादा क्यों है? इसी तरह ग्रुप 6A जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 और चाहिए, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है तो H2O बनता है। H2O क्या है? वो एक हाइड्राइड है। इसी तरह ग्रुप 7A वो क्या करेगा? उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, तो वहाँ पर HF बनेगा। तो इस तरीके से सवाल ये पूछा हुआ है कि जो 5A है उसका जो हाइड्राइड है, 6A का जो हाइड्राइड है, 7A का जो हाइड्राइड है, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट 4A से ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने में क्या लॉजिक है? अब आप देखें C और H, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो है वो 0.4 है। लेकिन जब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। जितना कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है उससे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ग्रुप है वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, उस ग्रुप में जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो H2O बनेगा। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो पहले वाले से भी क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप में फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो HF बनेगा और HF का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यानी कि फ्लोरीन का और हाइड्रोजन का, वो पीछे वाले कंपाउंड से भी क्या है? ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह अब आप देखें कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा हो तो मैंने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम बात बोलेंगे कि 4A के जो हाइड्राइड्स हैं इनके दरमियान कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है, जबकि 5A के जो हाइड्राइड हैं वहाँ पर एलिमेंट या नाइट्रोजन या फास्फोरस या कोई भी एलिमेंट जिस कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं उस एलिमेंट की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। जबकि नेक्स्ट ग्रुप में अगर हम ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप में अगर हम फ्लोरीन ले रहे हैं तो H और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होता है उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा डेवलप होती है, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक बात याद रखिएगा, मैंने ये बात बताई है कि अगर हमने कार्बन को कंपेयर करना हो तो कार्बन को उसके नेक्स्ट यानी नाइट्रोजन के जो है हाइड्राइड के साथ एक्सप्लेन करना है, उसके साथ कंपेयर करना है। और नाइट्रोजन के नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के हाइड्राइड के साथ। और उससे नेक्स्ट क्या है, फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन के हाइड्राइड के साथ। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ग्रुप से आप कार्बन ले रहे हैं और दूसरे ग्रुप में से आप नीचे से यहाँ से फास्फोरस ले रहे हैं और तीसरे से सेलेनियम ले लें और चौथे से आयोडीन ले लें। नहीं, एक तरतीब के साथ एक पीरियड के अंदर हमने ट्रेंड देखना होता है, यानी एक तरफ से हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरी तरफ से हम पीरियड देख लेते हैं। ग्रुप हमने 4A, 5A, 6A और 7A लिया, तो उसके बाद जब हमने कंपेयर करना होता है तो उस वक्त एक एलिमेंट को उसके नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक का उसके साथ आने वाले के साथ ताल्लुक़ होता है, उसके साथ के बाद नीचे वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो यहाँ पर हमने जब भी एक्सप्लेन करना है तो कार्बन को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कार्बन के नेक्स्ट जो 3 आ रहे हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। सिलिकॉन को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सिलिकॉन के नेक्स्ट जो 3 आ रहे हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। अब इसी तरह का नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, उसमें ये पूछा गया है कि हाइड्राइड ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्राइड क्या है, CH4, हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम हाइड्राइड्स ऑफ इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स। इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स के जब हम हाइड्राइड बनाते हैं तो उनको अगर कार्बन के हाइड्राइड के साथ कंपेयर करते हैं तो कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। अब आप देखें, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ही ग्रुप की बात करते हैं तो इस ग्रुप में कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और नीचे वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, कम है। उससे नीचे वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस उससे भी कम आ जाएगा, और सबसे नीचे जो एलिमेंट है उसकी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या हो गया, और कम हो गया। और मैंने ये बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा हो तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, फिर हम किस चीज़ की बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे। अब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज़ तो इंक्रीज़ होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को हम साइज़ के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने पहले ये बात कही थी कि हमेशा हम भी यही बात करते हैं कि जहाँ पर हमें अपना फ़ायदा नज़र आता है हम उस लिहाज से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो साइज़ के लिहाज से वेरी कर रहा है। असल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से ऑपरेट करती हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना ज़्यादा हो तो वो साइज़ के लिहाज से ऑपरेट कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादा मेजर इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होता है। दोबारा से बोल देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ रिलेट करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा ना हो, कम हो, तो वो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि साइज़ से पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी, पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी तो डाइपोल ज़्यादा बनेगा, डाइपोल ज़्यादा बनेगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा बनेंगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप यही बात जो है एक्सप्लेन करेंगे कि जो कार्बन है उसका साइज़ स्मॉल है, जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे साइज़ इंक्रीज़ होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो कार्बन का हाइड्राइड है यानी CH4, तो वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप कर पाता है क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है साइज़ छोटे होने की वजह से। जबकि जो नीचे वाले हैं उनका साइज़ बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी तरह
एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमने ये बात अभी जो पीछे एक ग्रुप 4 को कंपेयर कर रहे थे तो उसमें बोली कि CH4 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं और उसके नीचे वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर अगर आ जाएं तो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन वो है वाटर, और उससे नीचे है हाइड्राइड ऑफ सल्फ़र यानी H2S, उसके नीचे हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम यानी H2SE। तो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखें तो टॉप टू बॉटम आते आते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही होती हैं। तो इसका मतलब है जो सबसे ऊपर वाला है वो तो गैस होना चाहिए और नीचे वाले जो हैं वो लिक्विड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर काम ही उल्टा हो गया है। जो ऊपर है वो लिक्विड में है और जो नीचे हैं दो वो गैसेस में हैं, बाकी नीचे वाले जो हैं वो लिक्विड सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले 2-3 को कंपेयर किया हुआ है। तो वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में मैंने बात बोली थी कि हमने साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों चीज़ों को जहन में रखना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से एक्सप्लेन करना है, और अगर कम हो रहा हो तो फिर साइज़ के लिहाज से एक्सप्लेन करना है। लेकिन दोनों में से ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। साइज़ का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा हो तो फिर हम साइज़ की बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आ जाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें तो फिर साइज़ के लिहाज से एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन जब हम इस बात को सोचते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, क्या उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी थी? तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी नहीं, जबकि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वाटर बनाते हैं तो इनके दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर हमारे पास एक तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एक ख़ास टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वहाँ पर जो हम पीछे वाले ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहे थे, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और साइज़ की बुनियाद पर सारा काम चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आ जाएं तो यहाँ पर आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है। नो डाउट टॉप टू बॉटम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज़ ही होती हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला है वहाँ पर एक अलहदा ही इफ़ेक्ट नज़र आता है। वो क्या है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि जो ऊपर वाले में इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू स्मॉल साइज़ के छोटे होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी डेवलप होती हैं उससे भी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ करता है ऑक्सीजन से सेलेनियम की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ सल्फ़र और सेलेनियम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मैंने ये बात कही है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर एक्सप्लेन करना हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना हो तो वो दो चीज़ों के लिहाज से एक्सप्लेन की जा सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और साइज़ ऑफ एटम के लिहाज से। तो आम तौर पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा हो तो हम उसी लिहाज से उसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर डिक्रीज़ हो रहा हो तो फिर हम साइज़ के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुई है एक, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी हमने ये बात कही थी कि 3 ही तो एलिमेंट हैं जो सबसे स्पेशल बिहेव करते हैं। इस टॉपिक में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है वहाँ अचानक क्या इफेक्ट आता है। इफेक्ट तो ये आना चाहिए था कि H2O गैस होता और नीचे वाले लिक्विड होते, लेकिन हुआ ये है कि H2O के अंदर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और उसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? चेंज हो गई।
तो हम यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करती है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो अब आप देख लें कि मेजर चेंज जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसके नीचे वाले जो है वो गैस की फॉर्म में है, क्योंकि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं और H2O में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो अब लास्ट वाले दो को कंपेयर किया हुआ है। अगर हम लास्ट वाले दो को देखें तो ऑक्सीजन वो जब हाइड्राइड बनाएगा तो H2O बनाएगा और फ्लोरीन जब हाइड्राइड बनाएगा तो वो HF बनाएगा। अब सवाल ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है और H2O का ज़्यादा है। इसमें क्या रीज़न है? अगर आप इस रीज़न को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ये बात सोचें कि फ्लोरीन जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैं एक फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन के हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र कर रहा हूँ, पूरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र नहीं कर रहा। एक फ्लोरीन एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह एक ऑक्सीजन 2 तरफ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाकर 2 तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक एटम जो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो उससे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक सडन इफेक्ट है कि जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसमें कोई जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, हम अचानक से आने वाले चेंज को ही डिस्कस कर रहे हैं। यानी हमारे इस टॉपिक का मकसद ये है कि हम ये देख सकें कि जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड के अलावा एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप होने की वजह से क्या चेंज आता है। यानी कि हमने ट्रेंड पढ़ा कि लेफ़्ट टू राइट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन H2O और HF में आकर सडन चेंज आ जाता है। क्यों आता है? तो इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज़ होता है लेकिन साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होना चाहिए। या जो ऊपर वाले कंपाउंड है वो गैस और नीचे वाले लिक्विड होने चाहिए, लेकिन H2O और H2S में अचानक चेंज आता है। किस वजह से चेंज आता है? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हमारे इस टॉपिक का मकसद ही ये है कि हम इस टॉपिक में देख सकें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। यहाँ मैंने पीछे वाले टॉपिक से डायग्राम्स लेके लगाई हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर में H2O है वहाँ जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। इसी तरह जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है उसकी जो फ्लोरीन है उसने 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। तो हम अगर एटम के लिहाज से बात कर रहे हों तो फ्लोरीन एटम 1 हाइड्रोजन बॉन्ड जबकि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर हम पर मॉलिक्यूल बात कर रहे हों H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? 4। इसी तरह जो HF है जो सेंटर में है उसके पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? 2। तो दोनों तरीक़ों से वाटर विन करता है, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है और HF में क्या है? कम है। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। तो H2O जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और HF का क्या है? कम है। ये पीरियोडिक टेबल आपको शो किया है, इसे आपको मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था, तो आप देख लें ये किस काम आएगा। नेक्स्ट अभी और क्वेश्चन आएंगे। Why hydride of 4th period show higher boiling point than those of 3rd period? अब पीरियड क्या है? ये मैंने सेकंड पीरियड शो किया है। सेकंड पीरियड नंबर लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड है। इसी तरह थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड। अब क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्वेश्चन ये है जी कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं जब वो हाइड्राइड बनाएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ पीरियड के हाइड्राइड से कम होता है, या फोर्थ पीरियड के हाइड्राइड्स जब बनेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट थर्ड पीरियड से ज़्यादा होता है। तो एक ही बात है। अब मैं आपको क्वेश्चन के अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ होंगे उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये हाइड्राइड बनाएगा तो AlH3 बनेगा। नेक्स्ट सिलिकॉन है, उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये SiH4 बनाएगा। नेक्स्ट PH3 बनेगा, नेक्स्ट H2S बनेगा, नेक्स्ट HCl बनेगा। ये थर्ड पीरियड के हाइड्राइड्स हैं। इसी तरह फोर्थ पीरियड के हाइड्राइड्स भी बनेंगे। तो स्टेटमेंट ये बोली हुई है कि जो थर्ड पीरियड के हाइड्राइड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और जो फोर्थ पीरियड के हाइड्राइड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा है। कोई स्पेशल करैक्टरिस्टिक यानी हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करने वाली नेचर भी इन दोनों पीरियड्स में नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट में से 3 मैंने बताए थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जबकि थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड का कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक चीज़ है जिसकी बुनियाद पर फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या है, वो फिर है उसका साइज़। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ कम है, फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ ज़्यादा है। तो जब साइज़ बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो फिर पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो उसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, उनका साइज़ ज़्यादा और उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज होती है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं या उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं और उनको जितना मर्ज़ी वाटर में डाल दें तो वो वाटर में सारे के सारे ही हल हो जाते हैं। और उसके अंदर रीज़न क्या है, उसके अंदर रीज़न भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो अब जो दूसरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो क्या है, वो है सॉल्युबिलिटी, जो हम यहाँ एक्सप्लेन करने लगे हैं। इथाइल अल्कोहल को जब पानी में हल किया जाए तो पानी में मुकम्मल तौर पे हल हो जाती है। जितनी मर्ज़ी मिकदार में आप इथाइल अल्कोहल पानी में डालें वो सारी की सारी हल हो जाएगी। क्यों हल होगी, उसकी वजह यह है कि इथाइल अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है और वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। और आपने ये रूल 9th क्लास में ही पढ़ा था कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरों को पसंद करते हैं या एक दूसरे में हल हो जाते हैं। तो दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, वाटर में भी और अल्कोहल में भी, और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं। आल प्रपोर्शंस का मतलब है जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में आप वाटर लें, जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में अल्कोहल लें, वो दोनों हल हो ही जाएंगे। इसी तरह का इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो पेपर में पूछा जाता है, लोअर अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल बट corresponding alkanes are insoluble in water. Why? लोअर अल्कोहल का मतलब ये है ऐसी अल्कोहल जिसके अंदर OH ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है उसकी लेंथ छोटी हो, मतलब 1, 2, 3, 4 कार्बन पे मुश्तमिल हो, इससे ज़्यादा कार्बन वाला ना हो, उसे लोअर अल्कोहल बोला जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन का मतलब ये है कि जितने कार्बन अल्कोहल में मौजूद हैं उतने ही कार्बन वाला अल्केन लिया जाए। जैसे 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, तो 2 कार्बन वाला अल्केन लिया जाए जिसे इथेन कहते हैं। तो अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, जबकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी उतने ही कार्बन वाला अल्केन लिया जाए तो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर इनसॉल्युबल है। वजह बताएं। तो वजह अगेन वही है कि अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है जिसकी वजह से अल्कोहल पोलर बन जाती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से पानी में हल हो जाती है, जबकि जो अल्केन है वो नॉन पोलर है और उसके अंदर पोल डेवलप नहीं होते, वाटर पोलर है, तो दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो वो दोनों एक दूसरे में हल नहीं होते। इसी स्टेटमेंट को घुमाकर किसी और फॉर्म में कोई और सवाल बना कर दिया जा सकता है, जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाई, हाइड्रोकार्बन्स पानी में हल क्यों नहीं होते। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर हैं, जबकि वाटर क्या है, पोलर है। और रूल आपने पहले पढ़ा हुआ है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक,
तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नॉन पोलर और वाटर पोलर होने की वजह से वो अनलाइक हैं, मतलब एक उनकी नेचर डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट होती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइस क्या है और कैसे बनती है। ये वाटर से बनती है, वाटर की फ्रीज्ड फॉर्म आइस कहलाती है। तो अगर आइस का स्ट्रक्चर समझना है तो पहले वाटर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर? वाटर में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड बना लेती है और 2 जो हैं वो उसके ऊपर लोन पेयर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के गिर्द 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर से मुराद ये है कि कितने हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड किया हुआ है। एक पेयर जो है उसमें ऑक्सीजन का एक एटम है और दूसरा एटम हाइड्रोजन का है, तो ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, यानी ऑक्सीजन विद 1 हाइड्रोजन एटम। और दूसरा जो है उसमें भी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन का है, यानी कि ये दूसरा बॉन्ड पेयर हो गया। 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। और वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किस तरह का होता है वो मैंने डायग्राम शो किया है, आप देख सकते हैं। सेंटर में ऑक्सीजन होगी, 2 उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम होंगे और 2 उसके पास जो लूप शो किए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स हैं। इस तरह ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। जो दरमियान में वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, जो दरमियान में मौजूद है सेंटर में, उसके साथ 2 लोन पेयर की वजह से 2 हाइड्रोजन एटम्स ने बॉन्ड किया हुआ है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीजन जो सेंटर में है वो 4 तरफ इंटरेक्शन बनाता है, 2 तरफ कोवलेंट बॉन्ड और 2 तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से जो वाटर की अरेंजमेंट है वो क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वाटर का। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। वो चारों को टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज कर लेता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती भी रहती हैं और बनती भी रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप तो होती हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उनकी इंटरनल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। जब वो मूव करेंगे तो जो पुरानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो टूटती हैं और जाके नई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती हैं। तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती भी रहती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती भी रहती हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं तो मूव करने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस टूटती भी हैं और दोबारा से डेवलप भी हो जाती हैं, टूटती भी हैं और दोबारा भी डेवलप हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ जो सॉलिड फॉर्म में होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस टूटती नहीं हैं, वो डेवलप्ड ही रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वाटर को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके आइस बनाना चाहते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो डेवलप होती हैं वो डेवलप्ड ही रहने चाहिए, उन्हें टूटना नहीं चाहिए। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो अगर हम बना के रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो ना टूटें, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस टूटती क्यों हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस टूटती हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी कम कर दें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी? डेवलप रहेंगी, वो फिर टूटेंगी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए हम टेम्परेचर कम करते हैं। हम जब पानी को फ्रिज में रख देते हैं जमने के लिए और जब वो बर्फ़ बनता है तो हम एक चीज़ नोट करते हैं कि जितना हमने पानी रखा था बर्फ़ का वॉल्यूम उस पानी के वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि जब हम पानी को जमने के लिए रखते हैं, बर्फ़ बनाने के लिए रखते हैं, तो पानी का वॉल्यूम नोट कर लें और जब बर्फ़ बन जाए तो उस वक्त बर्फ़ का वॉल्यूम नोट करें। तो आप ये बात ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो बर्फ़ होगी यानी जो आइस होगी उसका वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि जब वाटर फ्रीज़ हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो वाटर के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं। अब वो एम्प्टी स्पेसेस कहाँ डेवलप होती हैं उसके लिए आप स्ट्रक्चर को देखें।
इस स्ट्रक्चर को देख के पता चल रहा है कि जब वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं। आइस का स्ट्रक्चर किसी और चीज़ के स्ट्रक्चर के साथ भी रिजेम्बलेंस रखता है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है डायमंड। डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसमें सेंटर वाली एक कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म में 4 कार्बन्स के साथ जुड़ी होती है। यानी कि सेंटर वाली एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वाटर में ऑक्सीजन के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और वो चारों टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। उनमें से 2 जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के काम आते हैं और 2 जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। तो इसका मतलब हुआ डायमंड का और आइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सेंटर में कौन सा एटम है? डायमंड के सेंटर में कार्बन है और वाटर के सेंटर में ऑक्सीजन है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। वो है वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? उसकी वजह यह है कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है और जिस भी चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर तैरती है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो हमेशा नीचे रहती है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स आप 9th क्लास की फ़िज़िक्स में ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो नीचे और जिसकी डेंसिटी कम हो वो हमेशा ऊपर आ जाती है। किसी भी झील, दरिया या समुंदर के अंदर जब पानी बर्फ़ बनना शुरू होता है तो बर्फ़ के बनने का अमल उसकी ऊपर वाली सरफेस से शुरू होता है और ऊपर वाली सरफेस पर ही बर्फ़ बनती है, नीचे बर्फ़ नहीं बनती, नीचे वो पानी ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर में जो मॉलिक्यूल टॉप सरफेस पे मौजूद है वही मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट के साथ इन कांटेक्ट है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो उस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। जब उस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना शुरू होंगे तो उनकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जिस मॉलिक्यूल की डेंसिटी डिक्रीज़ होगी वो ऊपर ऊपर रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। इस तरह जो ऊपर वाले सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो जब फ्रीज़ होंगे तो उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो नीचे नहीं जाएंगे, वो ऊपर वाली सरफेस पे मौजूद रहेंगे। चूँकि बर्फ़ के अंदर एम्प्टी स्पेस डेवलप हो जाती है तो इसलिए बर्फ़ जो है वो फर्दर हीट चेंज नहीं आने देती। यानी कि जो इन्वायरमेंट है और जो नीचे पानी मौजूद है उन दोनों के दरमियान हीट चेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सरफेस पे सिर्फ बर्फ़ बनी रहती है और अंदर वाली नीचे वाली जो तह है वो पानी की शक्ल में वैसे ही रहती है। तो यानी हम ये बात कह सकते हैं कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, जिसकी वजह से आइस सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पे ही बनती है और उस सरफेस के नीचे वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। लिक्विड फॉर्म में वो क्यों रहता है, वो क्यों आइस नहीं बनता, उसकी वजह यह है कि जो ऊपर आइस की एक शीट, एक तह बन जाती है, उसके दरमियान एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस की वजह से जो नीचे पानी मौजूद है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो वहाँ से हीट इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं कर पाता। जब वो हीट रिलीज़ नहीं कर पाएगा तो वो बर्फ़ कैसे बनेगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर बर्फ़ की एक तह आ जाती है वो नीचे वाले पानी को शील्ड कर लेती है, घेर लेती है, जिसकी वजह से नीचे वाले पानी का हीट चेंज नहीं हो पाता और वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और वो आइस नहीं बनता। तो ये एक क्वेश्चन था लेक्स के लिए, यानी झीलों के लिए, समंदर के लिए, दरियाओं के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रिज में रखे हुए एक पानी वाले कटोरे की, तो उस वक़्त हीट चेंज चारों तरफ से आ रहा होता है, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से, हर तरफ से। तो फिर उस केस में बर्फ़ हर तरफ से बनना शुरू हो जाएगी और सेंटर से जो है वो पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो सेंटर से भी बर्फ़ बन जाता है। चूँकि समंदर, झीलों और दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर वाली एक शीट बनने के बाद नीचे पानी
बर्फ़ नहीं बनता। लेकिन जब हम फ्रिज में रखते हैं तो हमारा कटोरा बहुत छोटा होता है, इसलिए वहाँ पर वो सारे का सारा बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ बनने का अमल साइडों से शुरू होता है और अंदर जाकर मुकम्मल होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से चारों अतराफ से हीट चेंज आना शुरू हो जाता है और जहाँ जहाँ से हीट चेंज पहले आएगा वहाँ से बर्फ़ पहले बनना शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से मछलियाँ वगैरह फिर समुंदर के अंदर बर्फ़ की एक तह के नीचे वाले पानी में ज़िंदा रहती हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू होता है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो पानी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। जैसे ही पानी पे बर्फ़ बनने का अमल शुरू होता है, यानी कि 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस जिस मॉलिक्यूल के अंदर आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिसकी डेंसिटी कम हो जाएगी वो मॉलिक्यूल ऊपर वाली सरफेस पे आ जाएगा और वो ऊपर वाली सरफेस पे रहते हुए आइस फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा। जब आइस मुकम्मल तौर पर बन जाएगी तो आइस की जो लेयर है वो एक इंसुलेटिंग शीट के तौर पर काम करते हुए नीचे वाले वाटर का हीट चेंज रोक देगी, क्योंकि आइस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं जिसके अंदर से हीट ट्रैवल नहीं कर पाती। तो ऊपर जो बर्फ़ की एक तह बनती है वो एक इंसुलेटर का काम करते हुए नीचे वाले पानी का टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो नीचे पानी है वो थोड़ा सा गर्म रहता है और ऊपर जो है वो ऊपर बर्फ़ मौजूद रहती है और नीचे वाले पानी के हिस्से में फिर मछलियाँ और दूसरी आबी मखलूक़ात ज़िंदा रहती हैं। चौथी प्रॉपर्टी जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप और डिटर्जेंट्स क्लीनिंग एक्शन किस तरह शो करते हैं? सोप और डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल्स का एक एंड पोलर और एक एंड नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर एंड नॉन पोलर डर्ट पार्टिकल्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जबकि पोलर एंड वाटर मॉलिक्यूल की पोलर साइड के साथ इंटरेक्शन बनाते हुए वहाँ से वॉश आउट हो जाता है। इसी तरह अगर आपके हाथ पे ऑयल लगा हो तो आप उसे वाटर के साथ जब वॉश करते हैं तो वो उतरता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, दोनों के दरमियान कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं होती। लेकिन जब आप उसे सोप के साथ वॉश करते हैं तो ऑयल उतर जाता है। इसकी वजह यह है कि सोप के मॉलिक्यूल्स का एक एंड पोलर और एक एंड नॉन पोलर है। सोप के मॉलिक्यूल्स का नॉन पोलर एंड ऑयल के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन बना लेता है। तो जब आप ऊपर से पानी गिराते हैं, पानी पोलर होता है और सोप का दूसरा हिस्सा जो कि पोलर है वो वाटर के साथ अट्रैक्शन बना लेता है और फिर वहाँ से ऑयल समेत उतर जाता है। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और फूड मटेरियल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आपके कोर्स में 3 बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 डीएनए, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले हम प्रोटीन को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटीन हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस रखने वाला एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको हेलिक्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ हेलिक्स? हेलिक्स क्या है? बेसिकली प्रोटीन एक अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू तो हम उसे प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह जो एक लंबी चेन बनती है वो कॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करती है जिसको हम हेलिक्स कहते हैं। अब ये एक हेलिक्स मैंने आपको शो किया हुआ है, एक अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन है,
वो यूँ एक स्प्रिंग की फॉर्म में घूम रही है, घूमते घूमते एक लंबा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको हम हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स तो आपको समझ आ गया। अब आपसे सवाल ये है कि प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है। प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड NH और C डबल बॉन्ड O CO के दरमियान एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आपको साइड पे दिखाई हुई डायग्राम से पता चल रहा होगा कि एक हेलिक्स आपके पास मौजूद है जिसमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। गोल गोल कॉइल्स आपस में मिलकर एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इस कॉइल में ऊपर वाली टर्न का NH नीचे वाली टर्न के C डबल बॉन्ड O के साथ अट्रैक्शन बनाता है, जो यहाँ पर येलो कलर से इंडिकेट की हुई है। तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो आपसे सवाल ये था कि प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो आप बताएंगे प्रोटीन में अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो एक्सरेज स्टडी ये बात बताती हैं कि प्रोटीन के अंदर ये जो हेलिक्स बनता है, इसके एक टर्न के अंदर यानी एक चक्कर के अंदर एवरेज 27 अमाइनो एसिड्स के यूनिट मौजूद होते हैं। यानी हेलिक्स की एक टर्न के अंदर एवरेज तकरीबन 27 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं। वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट इन DNA। DNA में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है। DNA के अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। उस हेलिक्स का डायामीटर तकरीबन 18 से 20 आर्मस्ट्रांग के इक्वल होता है। DNA का डबल हेलिक्स आपको शो किया हुआ है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है। वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है। आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स में हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज को एज अ मोनोमर कंसीडर करते हैं और इनके अंदर OH ग्रुप मौजूद होता है और यही OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर आपको एक स्टार्च का हेलिक्स शो किया हुआ है जिसके अंदर OH बॉन्ड्स की वजह से बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड इंडिकेट किया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नंबर 6 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। वाई पेंट्स एंड डाइज हैव एडहेसिव प्रॉपर्टीज़। एडहेसिव का मतलब है ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो डिफरेंट तरह की चीज़ों के दरमियान एग्जिस्ट करती हो। आमतौर पर पेंट्स और डाइज इनके पास एडहेसिव प्रॉपर्टी इस वजह से होती है कि ये दूसरे मटेरियल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती हैं। वाई ग्लू एंड हनी इज़ स्टिकी। जो ग्लू और हनी है वो स्टिकी क्यों फील होता है, यानी चिपकता क्यों है। उसके अंदर भी यही रीज़न मौजूद है कि ग्लू और हनी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या किरदार है। टेक्सटाइल में जो धागा बनता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि धागे के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है। आखिर पर एक जनरल सा क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन, प्रोपानोल और ब्यूटेन तीनों का मॉलिक्यूलर मास तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब है। आपने इन्हें इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से अरेंज करना है और साथ में रीज़न भी बतानी है। आप ये बात पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर आप ये समझ जाएं कि एक कंपाउंड के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो आप बॉइलिंग पॉइंट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो तीनों कंपाउंड्स को समझने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर देखें। सबसे लेफ़्ट साइड पे प्रोपेनॉन है, उसके साथ प्रोपानोल है और सबसे राइट साइड पे ब्यूटेन मौजूद है। तो अब आप इनके स्ट्रक्चरों को देखते हुए ये देखें कि इनके दरमियान कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। सबसे लेफ़्ट साइड पे प्रोपेनॉन है।
प्रोपेनॉन के अंदर C डबल बॉन्ड O मौजूद है, यानी डाइपोल बना हुआ है। तो प्रोपेनॉन का एक मॉलिक्यूल डाइपोल बन गया, तो प्रोपेनॉन का दूसरा मॉलिक्यूल वो भी डाइपोल बना होगा, तो उन दोनों के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। उसके साथ है प्रोपानोल। प्रोपानोल में OH आयन मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है। तो OH ग्रुप की वजह से पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव चार्ज, और ये बहुत ज़्यादा पार्शल नेगेटिव बहुत ज़्यादा पार्शल पॉजिटिव बनाने वाला ग्रुप है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और आपने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग तमाम तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और उसके साथ है ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर अगर आप गौर करें तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। और आपने ये बात पढ़ी थी, लंदन फोर्सेस तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक होती हैं। तो यानी हमने इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए फैसला कर लिया, ब्यूटेन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोपेनॉन में है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोपानोल में है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इधर ही प्रिडिक्ट हो गया। आप ऑर्डर लिख सकते हैं, ब्यूटेन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, प्रोपेनॉन का उससे ज़्यादा और प्रोपेनॉल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की नेचर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ब्यूटेन में लंदन फोर्सेस, प्रोपेनॉन में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, प्रोपानोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।